अगर आपको भी लगता है कि कोरोना वायरस विश्व की सबसे बड़ी महामारी है तो आप गलत हैं। इस दुनिया में ऐसी भी महामारी हुई हैं जिनके सामने कोरोना वायरस कुछ नहीं है। ऐसी ही महामारी है ब्लैक डेथ, जिसके बारे में आज हम अपनी केस स्टडी में जानेंगे। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलूँगा, सारी जानकारी विकिपीडिया से ली गई है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में एंड तक आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी, तो इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। आज किस्सा गोई में जिक्र करेंगे इस महामारी का जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। It's believed they've discovered the origins of the Black Death. When you think about the plague, the ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसे सबसे घातक महामारियों में से एक माना जाता है। अक्टूबर सन 1347 का वो दिन जब 12 शिप ब्लैक सी से मसाइना के सिसिलियन पोर्ट पर पहुंचे। उन शिप्स के पास जब लोग इकट्ठा हुए तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर लोग चौंक गए। ज़्यादातर लोग जो शिप पर सवार थे वो मर चुके थे। जो जिंदा बचे थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। उनके शरीर पर काले रंग के छाले, जिनमें से खून और पस बाहर आ रहा था, और वह छाले पूरे शरीर पर मौजूद थे। सिसिलिया के अधिकारी ने जल्दबाजी में उन 12 शिपों को पोर्ट से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जहाज़ों से बीमारी पोर्ट पर मौजूद सभी लोगों में फैल गई। अगले 5 वर्षों तक ब्लैक डेथ ने यूरोप के 20 मिलियन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यूरोप कॉन्टिनेंट की यह 1/3 आबादी थी। मसाइना के पोर्ट में इन जहाज़ों के आने से पहले ही कई यूरोपियन लोगों ने इस महामारी के बारे में अफवाहें सुनी थी। दरअसल 1340 के दशक की शुरुआत में ही इस बीमारी ने चीन, भारत, फ्रांस, सीरिया और इजिप्ट को प्रभावित किया था। ऐसा माना जाता है कि यह महामारी का जन्म 2000 साल पहले एशिया में हुआ और वहीं से ट्रेड शिप्स के द्वारा और देशों में फैली। हालांकि जल्द की रिसर्च से पता चला कि ब्लैक डेथ के लिए जिम्मेदार पैथोजन यूरोप में 3000 ईसा पूर्व से ही मौजूद रहा होगा। यूरोपियन लोग ब्लैक डेथ की भयानक रियलिटी से मुश्किल से ही परिचित थे। इटालियन पोएट जियोवान्ने बेसासियो ने लिखा कि बीमारी की शुरुआत में कुछ सूजन जैसे फोड़े कमर पर या बगल के नीचे होते, फिर वह आम या सेब के आकार जितने बड़े हो जाते, कुछ लोगों के अंडे जितने आकार के होते। उसी का नाम प्लेग फोड़ा रख दिया गया। इसी फोड़े से खून और मवाद निकलने लगा। इसके बाद अलग लक्षण दिखते, जैसे बुखार, ठंड लगना, उल्टी, डायरिया, भयानक दर्द और कुछ ही समय बाद मौत हो जाती। ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करता है, जिस वजह से लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इन्फेक्शन ब्लड और लंग्स तक पहुंच जाता है। आज वैज्ञानिक समझते हैं कि ब्लैक डेथ, जिसे अब प्लेग नाम से जाना जाता है, वह यर्सीनिया पेस्टिस नामक जर्म द्वारा फैलता है। यह नाम फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सिन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्हीं ने 19वीं सदी के अंत में इस जर्म की खोज की थी। वे जानते हैं कि बैसिलस हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। साथ ही इन्फेक्टेड पिस्सू और चूहों के काटने से भी फैलता है। यह दोनों चूहे और पिस्सू मिडिल यूरोप में लगभग हर जगह पर मौजूद थे, लेकिन सभी प्रकार के जहाज़ों पर यह ऐसा महसूस करते थे जैसे कि वह उनका घर है, जिससे प्लेग एक के बाद एक यूरोप के सभी पोर्ट पर फैल गया और वहां से सभी शहरों में फैल गया। मैसाइना पर हमला करने के बाद ही ब्लैक डेथ फ्रांस के मार्सिले पोर्ट और नॉर्थ अफ्रीका, फिर रोम और फिर फ्लोरेंस तक पहुंच गई। सन 1348 के मध्य तक ब्लैक डेथ ने पेरिस, बोर्ड, लियोने और लंदन को भी अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी कि यह एक दूसरे तक कैसे फैलता है, इसीलिए लोगों को लगा कि यह गॉड द्वारा दी गई उन्हें पनिशमेंट है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के अनुसार तत्काल मृत्यु तब होती है जब बीमार व्यक्ति की आंखों से निकलने वाली वायु आत्मा पास खड़े होकर बीमार व्यक्ति को देख रहे स्वस्थ व्यक्ति पर हमला करती है। उस टाइम इतना अंधविश्वास था। डॉक्टर्स ने क्रूड और अनसोफिस्टिकेटेड तकनीकें जैसे कि रक्तपात यानी कि ब्लड लेटिंग, इसमें पेशेंट के शरीर से खून निकाला जाता था। बॉयल लांचिंग, इसमें फोड़े या छाले पर कट लगाया जाता था ताकि अंदर का सारा पस बाहर आ सके। ये सारे तरीके खतरनाक होने के साथ साथ इम्प्योर भी थे। खुशबूदार जड़ी बूटी जलाने, गुलाब जल और सिरके में नहाने जैसे अंधविश्वासों पर भरोसा किया गया।
इसी बीच घबराहट में स्वस्थ लोगों ने बीमारों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टर्स ने मरीजों को देखने से मना कर दिया, पुजारियों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। बहुत से लोग शहरों से ग्रामीण इलाकों में भाग गए, पर वहां भी वे बच नहीं सके। गायों, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और मुर्गियों के साथ साथ इंसानों को भी इन्फेक्ट कर दिया। रियलिटी में इतनी भेड़ें मर गई कि पूरे यूरोप में ऊन की कमी हो गई। लोगों ने खुद को बचाने के लिए अपने बीमार परिजनों को यूं ही छोड़ दिया। स्वस्थ लोग रात को सोते और सुबह को उनकी डेड बॉडी मिलती। इस कदर हालत हो गई थी पूरे यूरोप की। अब बात करते हैं ब्लैक डेथ का अंत कैसे हुआ। प्लेग वास्तव में कभी खत्म ही नहीं हुआ और कई साल बाद और भी ज्यादा घातक बनकर लौटा, लेकिन रागुसा के पोर्ट शहर के अधिकारियों ने सेलर्स को अलग अलग रखकर इफेक्ट को काफी हद तक कम कर दिया। जब तक कि यह प्रूफ नहीं हो गया कि बीमार व्यक्ति ठीक है, तब तक उन्हें शिप्स से बाहर ही नहीं निकाला गया। स्टार्टिंग में सेलर्स को 30 दिन तक शिप्स पर रखा जाता था। इस टाइम को बाद में 40 दिन तक कर दिया गया। इस टाइम को क्वारंटीन बोला जाता। यहीं से क्वारंटीन शब्द का जन्म हुआ और आज भी यह शब्द यूज होता है। ब्लैक डेथ महामारी ने 1350 के दशक के शुरुआत तक अपना असर दिखाया था, लेकिन सदियों से हर कुछ पीढ़ियों के बाद प्लेग फिर वापस लौट आता है। मॉडर्न सैनिटाइजेशन और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस ने बीमारी के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है। जबकि WHO के अनुसार ब्लैक डेथ के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, फिर भी हर साल प्लेग से 1000 से लेकर 3000 मामले होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।